हाँ तो दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था CSS को थोड़ा समझने की कोशिश की थी। तो मैंने बताया था कि भाई किसी भी HTML पेज पे जो आप डिज़ाइन करते हो उसमें अगर आप स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो तीन तरीके थे आपके पास। इनलाइन इनलाइन स्टाइलिंग, सेकंड था इंटरनल स्टाइलिंग और थर्ड था एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मतलब कि भाई आप तीन तरीके से किसी भी HTML पेज पे अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बेसिक से चालू करते हैं बिल्कुल। तो मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम बेसिक से फर्स्ट वीडियो चालू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क आता है क्या कि अगर मुझे HTML के किसी एलिमेंट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो मैं उसको सेलेक्ट कैसे करूँ। कि जैसे मैंने लिखा है H1 कोड गैलेक्सी वेलकम यू। ओके, देन लिखा आपने S2 जयपुर। अब मैं पर्टिकुलर इस H1 को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए मैं अपनी जो अभी वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, तो हम आपके पर्टिकुलर HTML पेज के अंदर ही उसके हेड के अंदर स्पेसिफाई करूँगा अपनी स्टाइलिंग जो मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे एलिमेंट्स पे लग जाएगी। तो सबसे पहला काम आता है कि आप किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करोगे स्टाइलिंग के लिए। तो उसका बेसिक CSS सिंटैक्स क्या होता है आपका। तो सिंटैक्स की बात करें तो वो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर। ठीक है, इस सेलेक्टर का काम क्या है, जो हमें बताता है कि आप किस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो। देन फिर होता है प्रॉपर्टी कॉलन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसकी किस प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करना चाहते हो। ठीक है, कि आप CSS प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो। तो ये आपका CSS का बेसिक सिंटैक्स होता है। ओके, तो हमने कहा कि भाई आप किसी भी HTML एलिमेंट को स्पेसिफाई करना चाहते हो, उसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हो या उसकी किसी भी CSS प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो तो उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सेलेक्टर देन प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, अब मैं इनलाइन इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया स्टाइल। देन तो सबसे पहले मैंने कहा H1 एलिमेंट दिस इज द सेलेक्टर। H1 आपका क्या, आपने H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया तो सेलेक्टर क्या होगा आपका H1 टैग। तो आपके इस पेज में जहाँ भी H1 टैग है आप उस पर ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। क्या हमने कहा कि इसका कलर टेक्स्ट कलर जो है वो हो जाए रेड। ओके, फॉन्ट साइज हो जाए 40 पिक्सल। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ उसका प्रीव्यू हमने इनेबल कर दिया। तो देखो कोड गैलेक्सी वेलकम सी तो जो हमारा H1 टैग था आपने H1 को इसको सेलेक्ट किया। देन आपने उसको उसकी प्रॉपर्टी चेंज की, क्या उसका टेक्स्ट कलर कर दिया रेड, फॉन्ट साइज कर दिया 40 पिक्सल। ठीक है, अब मैं S2 एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उस पर कुछ स्टाइल्स लगाना चाहता हूँ। तो हमने कहा S2 दिस इज अ सेलेक्टर कि भाई आपने S2 एलिमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, इस पर स्टाइल क्या लगाना चाहते हो, इसका कलर मैंने कहा ग्रीन, इसका कलर हो जाए ग्रीन। तो देखो ग्रीन हो गया। अब इसका फॉन्ट साइज कि मैं इसके साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने कहा 40 पिक्सल, दोनों का सेम साइज़ कर दिया। ठीक है, तो कोड गैलेक्सी वेलकम यू H1 टैग जिसका कलर रेड, फॉन्ट साइज 40, देन S2। तो आप इस तरीके से एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर, देन उसको आप स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्या कि भाई आपने ये तो बताया कि आप CSS में कितने तरीके के सेलेक्टर होते हैं कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप टाइप्स ऑफ सेलेक्टर हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई CSS के अंदर जो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर है वो होते कितने हैं। टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, ठीक है दोस्तों, तो पहला होता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर फर्स्ट, एलिमेंट सेलेक्टर इसको लिखने का तरीका क्या है कि भाई क्या होता है एलिमेंट सेलेक्टर, हमने कहा भी बात करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर को लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पहले एलिमेंट नेम बताओ किस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो, देन फिर उसकी प्रॉपर्टी जिसको आप चेंज करना चाहते हो, कुछ वैल्यू असाइन करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला CSS के अंदर कि आप CSS में किसी भी एलिमेंट HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका होता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, देन उसको फिर स्टाइल प्रोवाइड कर दी कि उसका कलर रेड कर दे, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर दे। सेकंड क्या होता है एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड होता है आपका ID सेलेक्टर। अभी ID सेलेक्टर क्या होता है, तो चलिए हम क्या करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ।
ठीक है। तो मैंने h1 id इक्वल टू pp1, ठीक है। एक और थर्ड h1 ले लेता हूँ मैं, जिसको कर देता हूँ कोरोना वैक्सीन गोइंग टू बी लॉन्च वेरी सून। ओके, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, स्टाइलिंग। देखो आईडी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि भाई जैसे h1 आपका यहाँ पे भी h1 यहाँ पे, तो अब मैं पर्टिकुलर इस आईडी को, इस h1 को स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर हमने जब बताया था HTML के अंदर कि तो क्लास और आईडी दोनों में अंतर होता है। क्लास को आप रिपीटेडली सेम एक मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। आईडी क्या होता है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए आप स्पेसिफिक आईडी असाइन कर रहे हो। जैसे मैंने इस h1 को आईडी असाइन कर दी pp1। अब बात आती है क्या कि सर मुझे इस आईडी जो उसकी वैल्यू है pp1, इसको स्टाइल प्रोवाइड करनी है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हैश सिंबल, देन आईडी का नाम। तो आप चाहते हो वो एलिमेंट जिसके अंदर ये जिसकी आईडी है pp1, उसको मैं स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैंने कहा उसका कलर कर दो रेड, टेक्स्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज कर दो 40 पिक्सल। तो अब ये क्या करेगा, ये सारे h1 टैग को चेंज नहीं करेगा, ये केवल उस उसको ढूंढेगा जिसके अंदर ये आईडी pp1। तो हमने देखा कि आईडी आपकी किसके अंदर है, h1 टैग के अंदर, उसकी आईडी आपने असाइन की pp1। तो अब ये इस h1 टैग के टेक्स्ट पे बात करेगा, इसको स्टाइल प्रोवाइड करेगा, दूसरे h1 को उसको कोई टच नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आईडी सिलेक्टर क्या करता है, बेसिकली पर्टिकुलर आईडी जिस एलिमेंट के साथ ये अटैच है उस आईडी एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईडी सिलेक्टर। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आईडी सिलेक्टर का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स अगर बात करें तो हैश सिंबल, देन आईडी नेम जो आपने आईडी असाइन की है, देन प्रॉपर्टी और इसको वैल्यू, ठीक है, कि आपने उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड की। तो ये आपका सिंटैक्स होता है आईडी सिलेक्टर का। थर्ड तरीका क्या है कि किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का थर्ड तरीका क्या है, क्लास सेलेक्टर, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला कि आईडी यूनिक होनी चाहिए हर एलिमेंट की, क्लास आप मोर देन वन एलिमेंट पे सेम क्लास अप्लाई कर सकते हो। कैसे करें सर, हमने कहा चलो देखते हैं एक बार। अब मैंने इस आईडी को कर दिया क्लास pp1 h1, देन फिर से एक h1 लगा दिया, न्यू ईयर 2021, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पर भी सेम क्लास यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्लास जो आप आईडी क्लास सेलेक्टर आप यूज़ करते हो तो उसको स्पेसिफाई कैसे करते हो, तब यहाँ पे हैश की जगह क्या हो जाता है, जस्ट डॉट pp1। मतलब क्या कि जिस भी एलिमेंट पे आपने एक क्लास यूज़ की है, जिस भी एलिमेंट के साथ, जैसे आपने h1 इस वाले h1 और इस h1 के साथ एक क्लास pp1 यूज़ की, तो केवल ये इसी h1 को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है आपका क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को लिखने का तरीका क्या था, डॉट देन क्लास नेम। अब उसके बाद आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, किस पे, जिस एलिमेंट के पास आपने क्लास अटैच की है, ठीक है। तो मैंने h1 के साथ इस वाले के साथ pp1 अटैच किया है, h1 के साथ क्या अटैच किया, तो उस जिसके साथ भी आपने pp1 क्लास अटैच किया उस एलिमेंट पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लास का सिंटैक्स क्या होता है दोस्तों, सिंपल है आपके लिए बहुत। सिंटैक्स क्या, डॉट देन क्लास नेम, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। अब क्या प्रॉपर्टी आप चेंज, क्या वैल्यू प्रॉपर्टी को असाइन करना चाहते हो आप असाइन कर सकते हो। तो जिस भी एलिमेंट के साथ पर्टिकुलर क्लास अटैच होगी उस पर आपकी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने pp1 h1 पे लगाया तो केवल h1 पे। अब मैं डिव टैग ले लेता हूँ, चलो p lorem 10 कंट्रोल ई, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो pp1 क्लास की स्टाइलिंग है इस p पैराग्राफ टैग पे भी अप्लाई हो। तो हमने कहा ठीक है, इसके साथ भी क्या अटैच कर दो, क्लास pp1। तो देखो इस क्लास के पैराग्राफ टैग के साथ भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसकी फॉन्ट फैमिली, चलो फॉन्ट फैमिली, तो अगर मैं चाहता हूँ क्या, तो क्लास और आईडी सेलेक्टर, आईडी के अंदर अंतर क्या होता है कि आप सेम क्लास मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। अब वो एलिमेंट सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जो हम आईडी लेते हैं वो यूनिक टू एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी आप जनरेट करते हो जिससे आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही स्टाइल करो, ठीक है। तो आईडी और क्लास के अंदर यही डिफरेंस होता है। अब तो क्लास सेलेक्टर कैसे होता है, डॉट देन क्लास नेम प्रॉपर्टी और वैल्यू, क्या प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को, CSS प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो।
ठीक है। तो ये हो गया आपका नेम आईडी एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें आपके लिखते हो सीधा एलिमेंट का नाम। जैसे मैं एलिमेंट का सेलेक्टर लिख देता हूँ S2, तो ये मेरा एलिमेंट सेलेक्टर जिसमें आपने सीधा एलिमेंट नाम लिखा, टैग लिखा S2। इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका भी क्या कर देते हैं दोस्तों, 40 पिक्सल ही कर देते हैं, ओके। तो कलर ग्रीन हो गया 40 पिक्सल। तो ये है एलिमेंट सेलेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर मतलब क्या, टैग सेलेक्टर। क्या आप पर्टिकुलर टैग लिखते हो, उसको आप उसके अंदर CSS प्रॉपर्टी असाइन करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर S2 एलिमेंट या S2 टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका कलर ग्रीन हो जाए, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, और देन थर्ड वन हमने क्या सेलेक्टर किया, ID सेलेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब सर कि जो हम एलिमेंट सेलेक्टर हम बात कर रहे हैं कि तीनों सेलेक्टर में समझ में आता है, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई कुछ एडवांस सेलेक्टर भी उन्होंने प्रोवाइड किए, वो मैं अभी फर्दर डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं अब इसी को क्लियर करता हूँ। सर एलिमेंट सेलेक्टर कब यूज़ करते हो, जब आप कोई टैग स्पेसिफाई करते हो। जैसे मैंने S2 टैग लिखा, मैंने कहा इस S2 टैग में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ठीक है, कि S2 टैग के टेक्स्ट कलर ग्रीन हो जाए, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो जाए, ठीक है। सेकंड था आपका एलिमेंट्स ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर में क्या लिखते हो, हैश सिंबल, देन ID का नेम और फिर उसकी CSS प्रॉपर्टी, कि मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ ये ID अटैच है उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी की वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिखते हो ID सेलेक्टर के साथ, तो उसका लिखने का तरीका हैश देन ID नेम। क्लास के अंदर क्या होता है, डॉट देन क्लास नेम। अब क्लास को आप मोर देन वन एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, उसे कोई इशू नहीं है। अब बात आती है क्या, अब मैं थोड़ा इसको फ्री कर देता हूँ। मैं कहता हूँ क्या, मेरे पास टैग है क्या, H1 S2 S3, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, H1 S2 S3। मैं H1 S2 S3 तीनों को कॉमन स्टाइलिंग देना चाहता हूँ कि तीनों का फॉन्ट कलर रेड हो जाए, फॉन्ट साइज क्या हो जाए आपका 40 पिक्सल हो जाए। तीनों H1 S2 S3 तीनों और पैराग्राफ तीनों के लिए, चारों के लिए मैं सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तब एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। ये क्या कहता है कि आप जब एक से ज़्यादा एलिमेंट को कॉमन स्टाइलिंग देना चाहते हो तो अलग अलग लिखने की नहीं। जैसे मैं H1 के लिए लिखा मैंने कलर रेड, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। अब मैं यही स्टाइलिंग S2 के लिए, तो एक तरीका क्या है, आपसे सेपरेट एलिमेंट सेलेक्टर लिखा S2 और ये वाली चीज़ कॉपी कर दी, Ctrl+C Ctrl। तो देखो S2 पे भी अप्लाई होगी। जब उन्होंने कहा जब आप एक से ज़्यादा मोर देन वन एलिमेंट अगर आप कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो इसको बार बार सेपरेटली लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। कैसे, तो मैंने कहा H1 S2 दोनों पे सेम, कॉमा S3 कॉमा H4 और आपका P। मैं चाहता हूँ इन चारों पे कॉमन स्टाइलिंग क्या अप्लाई हो जाएगी, H1 S2 S3। ये मेरे ID सेलेक्टर्स हैं सारे, इन पे मैं कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आपको रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है, तब आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। ये क्या कहता है बेसिकली, ID1 और एलिमेंट 1 आप कह सकते हो सीधा, एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा एलिमेंट 3। तो कॉमा से सेपरेट करो, देन प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो इन तीनों की और उसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके ग्रुपिंग सेलेक्टर का, ठीक है। लो कि ग्रुपिंग सेलेक्टर तो भाई अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को कॉमन स्टाइलिंग ही प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप ग्रुपिंग सेलेक्टर कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। कई प्रोजेक्टों में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपके ग्रुपिंग सेलेक्टर का, ठीक है। अब देखो जब भी हम बात करते हैं HTML के अंदर तो हमारे क्या होता है, एक डिव टैग और स्पैन टैग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिव और स्पैन, डिव क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्शन कि जो आपके प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन है तो आप उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम पूरे वेब पेज को डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली आप कहते हो सेक्शंस में या डिव टैग में। तो अब बात आती है डिव टैग की स्टाइलिंग और स्पैन एलिमेंट्स, इनके लिए थोड़ा सा रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब आते हैं डिव का यूज़ करते हैं। H1 S2 S3 सब हटा दिया हमने, बॉडी भी पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डिव, Ctrl+E लिख दिया, माई नेम इज, आई एम फ्रॉम कोड गैलेक्सी, आई एम फ्रॉम
कोड गैलेक्सी। ओके, तो जैसे लिखा आई एम फ्रॉम कोड गैलेक्सी, तो डिव टैग के अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो हर HTML के जो अंदर एलिमेंट आपने स्पेसिफाई किया, हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी हो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, या तो एलिमेंट होगा ब्लॉक लेवल या होगा इनलाइन। तो मैं कह रहा हर एलिमेंट की क्या होती है दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो वो क्या वैल्यू होती है, आइदर ब्लॉक और इनलाइन। अब सर इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि भाई डिव टैग है आपका ब्लॉक एलिमेंट है, तो चलो मैं डिव की थोड़ी स्टाइलिंग करता हूँ। डिव भी आपका एलिमेंट है, टैग है, तो सीधा एलिमेंट सेलेक्टेड डिव। मैंने कहा बैकग्राउंड ग्रीन। तो देखो ब्लॉक लेवल क्या होता है कि वो जितना अपने स्पेस है, जितना भी मैक्सिमम, ब्लॉक लेवल पूरा नया आपका पूरा स्पेस ले लेता, पूरी विथ ऑक्यूपाई कर लेता है आपके व्यू पोर्ट की, ये होता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, डिव क्या है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो जैसे आप स्पेसिफाई करोगे तो ये पूरी विथ ऑक्यूपाई कर लेगा आपकी। अब मैंने इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया, फॉन्ट साइज इसे मैंने कर दिया 30 पिक्सल। ठीक है, कलर के डिव के अंदर जो कलर लिख रहे हो टेक्स्ट, उसका कलर कर दिया हमने वाइट। तो देखो डिव भी आपका एलिमेंट क्या गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब कि जब भी आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे वो पूरी विथ आपकी स्क्रीन की ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि जब भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो तो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंप्लीटली विथ ऑक्यूपाई कर लेगा आपकी व्यू पोर्ट की। तो अगर मैं दूसरा डिव लिखूं, डिव कोड गैलेक्सी, तो देखो ये भी आपका क्या ले रहा है, पूरी विथ ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप स्पेसिंग दे लो या कुछ, जैसे मैंने डिव के अंदर कहा कि मार्जिन 2 REM। अभी दिखाएंगे इसका मार्जिन का मतलब क्या है। मार्जिन बेसिकली कह सकते हो स्पेसिंग, कि हर एलिमेंट के बीच में स्पेस। तो ये कहता है कि 2 REM टॉप से, 2 REM बॉटम से, तो ये स्पेसिंग क्रिएट हो रही है इसकी मार्जिन की, जैसे आपने दिया। ठीक है, अब तो मैंने क्या बोला, डिव क्या है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंप्लीटली विथ ऑक्यूपाई कर लेगा आपकी व्यू स्क्रीन की। ठीक है, तो पहला डिव था आपका पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरे डिव तक ने दूसरा। अब आता है सेकंड स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट क्या होता है, जो आप किसी पैराग्राफ के, जैसे मैंने लिखा, चलो स्पैन सिंपल लिख देते हैं, स्पैन हे व्हाट्सअप। ओके, तो स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट मतलब क्या, कि भाई जितनी इसकी विथ, जितने इतने स्पेस लिया है स्क्रीन पे, ये उतने को ही कवर करेगा, ये पूरा ब्लॉक पूरी विथ ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपकी स्क्रीन की। तो स्पैन भी क्या आपका टैग, तो मैंने कहा इसकी स्टाइलिंग कर देता, हमने कहा बैकग्राउंड इसको कर देते हैं रेड। तो देखो बैकग्राउंड रेड करती है, इसने केवल इतना ही स्पेस लिया स्क्रीन पे। अगर आप दूसरा एलिमेंट अब लिखोगे, जैसे आपने लिखा H1 जयपुर, ठीक है, तो H1 क्या आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये क्या लेगा, अगर इसका बैकग्राउंड दोगे तो ये पूरा स्पेसिफाई स्क्रीन लेगा। जैसे मैंने लिखा H1 बैकग्राउंड पिंक, तो ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी क्या H1 भी क्या आपका ब्लॉक लेवल, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्पैन क्या होता है, स्पैन आपके लिए ब्लॉक लेवल नहीं है, जितनी इसको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस लेता है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, इसके कलर को कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो ये इसका स्पेस केवल कितना है, जितनी इसके कंटेंट की रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ब्लॉक लेवल क्या होता है, कंप्लीटली विथ ऑक्यूपाई कर लेता है आपकी स्क्रीन की। ठीक है, तो स्पैन हम बेसिकली क्या करते हैं कि जहां से, जैसे मैंने P पैराग्राफ लिखा, इसके अंदर लिखा लॉरम 10 कंट्रोल E। ओके, अब मैं इसके अंदर ये स्पैन यूज कर लेता हूं, कंट्रोल X कंट्रोल V। तो देखो स्पैन आपके लिए नई लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, जहां उसकी पोजीशन थी, जहां कंटेंट खत्म हुआ, देखो वहीं चालू हो गया। तो जैसे आपने स्पैन एलिमेंट लिया, स्पैन एलिमेंट आपका न्यू लाइन से, इनलाइन एलिमेंट है ये आपका। जैसे डिव था ब्लॉक एलिमेंट, ये होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन मतलब जितना इसको रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस लेगा, और ये कोई नई लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। पैराग्राफ के आपने बीच में स्पैन को यूज किया, तो ये केवल इतना कंटेंट है, ये स्पैन का है आपका। ठीक है, तो स्पैन क्या होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। ये क्या करता है, जितना इसके कंटेंट को रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस लेता है। डिव क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट। अब सर डिव को सर मैं ब्लॉक एलिमेंट नहीं, मैं इसको इनलाइन बनाना चाहता हूँ, तो हमने कहा डिस्प्ले
इनलाइन। अब क्या होगा, जैसे आपने डिस्प्ले इनलाइन लिखा तो डिव को जितनी रिक्वायरमेंट है ये केवल उतना स्पेस लेगा, कंटेंट को जितना कंटेंट है उसकी इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पूरी विड्थ नहीं लेगा आपकी स्क्रीन की। अब ये स्पेस क्यों, क्योंकि आपने मार्जिन दे रखा है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं मार्जिन को कर दूं कमेंट, ठीक है, तो देखो इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स, मार्जिन को हमने हटाया तो देखो अब कोई मार्जिन नहीं, तो जितना इसे कंटेंट है उतना ही स्पेस लिया। तो मतलब क्या कि डिव आपका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर आप चाहो तो इसको इनलाइन बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूं ब्लॉक, तो फिर से वही प्रॉपर्टी कि पूरी विड्थ लेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये पहले इसने लाइन ने लिया, दूसरी ने। अब मार्जिन को यहाँ लिख देते हैं कंट्रोल वी, जिससे थोड़ा सा सही रहे आपका क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। HTML के अंदर हर एलिमेंट या तो इनलाइन एलिमेंट होगा या ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो डिव होता है आपका ब्लॉक लेवल, पूरी विड्थ ले लेता है। इनलाइन एलिमेंट मतलब आप डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जैसे पहला डिव खत्म हुआ दूसरा डिव न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। जबकि इनलाइन के साथ ऐसा नहीं है। इनलाइन एलिमेंट क्या है कि स्पैन को आप चाहो, मैं चाहता हूँ कि स्पैन ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए, तो हमने कहा इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर दो, इसको कर दो ब्लॉक। तो देखो अब जैसे ब्लॉक लेवल बनाया, ये भी आपके क्लियर ले लिया, आप न्यू लाइन में आ गया, न्यू पूरी ब्लॉक पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली स्क्रीन की, इसने चीज़ समझ में आती है। तो बेसिकली आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, या तो उसे ब्लॉक बना दो या इनलाइन ब्लॉक, आप जिसमें चाहो उसके साथ आप कंफर्टेबल उसके लिए वर्क कर सकते हो। तो HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट की अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। डिव की होती है ब्लॉक लेवल, स्पैन की होती है इनलाइन, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डिव मैंने क्या कहा कि अगर आप मोर देन एक से ज़्यादा एलिमेंट को, आप सेक्शन पर्टिकुलर किसी सेक्शन की बात कर रहे हो, तो आप उस सेक्शन पर अगर कॉमन स्टाइलिंग यूज़ करना चाहते हो तो ये H1 डिव टैग का हम यूज़ करते हैं बेसिकली। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो डिव क्या होता है, डिवीजन, कि कॉमन कोड, कॉमन से किसी पर्टिकुलर सेक्शन का जो कॉमन कोड है आप लिखना चाहते हो तो डिव टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। कैसे, हमने कहा चलो इसको हटा देते हैं सबको, ये मेरा एक डिव टैग है, ठीक है। अब इस डिवीजन के अंदर मैं कुछ कॉमन चीज़ें स्टाइलिंग के लिए कोई मोर देन वन एलिमेंट इंक्लूड करना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले H1 हे हाउस यू, ठीक है। देन उसके बाद P पैराग्राफ लॉरम 20 कंट्रोल ई। अब H1 का कलर था पिंक, इसको कर देते हैं और रेड, थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। स्पैन में भी यूज़ नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब डिव की भी प्रॉपर्टी को मैं गायब कर देता हूँ H1 की, तो ये सबकी कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिव उसके अंदर क्या बैकग्राउंड ग्रीन, तो सबका पूरे जो एलिमेंट आपने प्लेस किया सबका बैकग्राउंड ग्रीन, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, टेक्स्ट कलर वाइट, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप इसे लिखो सही, नहीं लिखो तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने रिमूव कर दिया, तब भी आउटपुट में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिव जो एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट उसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक लेवल होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब मोर देन वन एलिमेंट को आप कॉमन स्टाइलिंग या कॉमन पर्टिकुलर किसी सब सेक्शन की बात करें तो हम डिव टैग का यूज़ करते हैं ईजिली, ठीक है। तो डिव क्या होता है, आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब बात क्या आती है कि सर डिव समझ में आता है हमें, सेलेक्टर समझ में आते हैं कि किसी पर्टिकुलर अगर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, या पर्टिकुलर आईडी या पर्टिकुलर क्लास, तो उनको सिलेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत आती है, जैसे अब मैं इस डिव को हटा देता हूँ, या चलो इसके अंदर डिव को लिखे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने डिव से दी इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ की, तो डिव के अंदर आपने कॉमन स्टाइलिंग कर दी जो उसके सब चाइल्ड्स को अवेलेबल है। इसको आप CSS इनहेरिटेंस भी कह सकते हो कि आपने जो पेरेंट को असाइन किया वो बाय डिफॉल्ट उसके सारे चाइल्ड में प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैंने कहा H1, इसके लिए मैं इंटरनल स्टाइल शीट भी यूज़ कर रहा, तो मैंने कहा स्टाइल इक्वल टू कलर, इसका कलर कर दो ब्लू, या इसका कलर कर दो रेड, देखते हैं तो कौन सा अच्छा लगता है।
ठीक है। तो मतलब क्या कि इस आपने इस पर्टिकुलर डिव, भाई H1 जो था आपका इसका चाइल्ड एलिमेंट है डिव का, तो डिव की जो प्रॉपर्टी थी बाय डिफॉल्ट वो इसको अवेलेबल थी, तो इसका बाय डिफॉल्ट पहला कलर था वाइट। लेकिन आपने H1 के अंदर, हेलो, हाँ तो दोस्तों, तो डिव में आपने कलर बोला वाइट, ठीक है। तो ये डिव की जो प्रॉपर्टी है पेरेंट की, इसके चाइल्ड को अवेलेबल होगी, बट आपने क्या करा, H1 के अंदर आपने स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू इसके कलर को रेड कर दिया। तो ये क्या कर गया, इसको ओवरकम कर गया कि जो कलर वाइट था पहले, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये सारी प्रॉपर्टी किससे एक्वायर करी ने, पेरेंट डिव से, ठीक है। इसको बोलते हैं CSS इनहेरिटेंस। तो ठीक है, तो CSS इनहेरिटेंस मतलब कि चाइल्ड एलिमेंट जो अपनी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी वो किससे एक्वायर कर लेते हैं, अपने पेरेंट एलिमेंट से। तो आपने डिव के अंदर कलर किया वाइट, तो H1 ने अपने पेरेंट एलिमेंट डिव से कलर प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, दैट्स कॉल्ड CSS इनहेरिटेंस। CSS इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। तो CSS इनहेरिटेंस मतलब कि चाइल्ड एलिमेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करता है अपने पेरेंट से। तो डिव एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट था इनका, तो H1 और P ने किससे एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी, अपनी पेरेंट एलिमेंट से। कलर इनका वाइट हो गया, ठीक है। अब ये मार्जिन क्या है कि अगर मैं दूसरा डिव टैग लिखूंगा डिव ये व्हाट्सअप, ठीक है, तो मार्जिन क्या देता है, स्पेसिंग। अब आपने मार्जिन 2 REM दिया, तो ये लेफ्ट से 2 REM, टॉप से 2 REM, बॉटम से 2 REM, तो ये मार्जिन क्रिएट कर रहा है आपका। तो मार्जिन आपने दिया, तो डिव, इस डिव एलिमेंट से जो दूसरा एलिमेंट जो भी आप प्लेस करोगे वो चाहे डिव हो, या अगर मैं पेरेंट टैग पी लॉरम टैग लिख देता हूँ, लॉरम टैग कंट्रोली, ठीक है, तो ये मार्जिन क्रिएट करेगा आपके लिए ठीक है। तो ये मार्जिन क्या, डिव एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच का मार्जिन कितना होगा दोस्तों, 2 REM होगा। अब ये जो मैंने P पैराग्राफ लिखा है, अब इसकी स्टाइलिंग क्यों नहीं आई, क्यों, क्योंकि ये P पैराग्राफ का डिव, ये जो डिव एलिमेंट है ये P पर्टिकुलर P का पेरेंट कंटेनर नहीं है, ठीक है। तो ये इस P के लिए तो पेरेंट एलिमेंट है, तो इसने इस P पैराग्राफ ने इस डिव की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, क्या, टेक्स्ट कलर वाइट और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, बट ये P इसका कोई इस डिव से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल P जो आपका एलिमेंट हो, मैंने कहा जो नॉर्मल P हो उसका कलर हो जाए ब्लैक और फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड आप कर देते हो चलो रेड। अब देखते हैं चलो इसकी, अब देखो पहले मैंने क्या, P डिव की प्रॉपर्टी आपके पैराग्राफ P एक्वायर कर रहे थे। अब जैसे आपने P दोबारा से स्पेसिफाई कर दिया, P स्पेसिफिक, तो ये होता है बेसिकली क्या कि आपके पेरेंट से P ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी, बट आपने P को एक्सप्लिसिटली भी स्पेसिफाई कर दी, तो ये क्या करेगी, ओवरकम कर देगी जो पेरेंट से ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की। इसलिए देखो इसका आपका जो पैराग्राफ है ये भी रेड कलर का हो गया, इसका टेक्स्ट भी क्या हो गया, वाइट। इसको बोलते हैं लास्ट रूल, कि आपने सबसे पहले डिव की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की, देन उसके बाद आपने एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर स्पेसिफाई कर दी, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई कर देगा P में। तो कलर क्या कर देगा उसका ब्लैक और बैकग्राउंड कर देगा वो रेड। अब इसको ढंग से समझते हैं क्या, तो CSS इनहेरिटेंस मतलब क्या कि चाइल्ड एलिमेंट जो अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। अब बात आती है सेकंड कि सर CSS इनहेरिटेंस समझ में आता है कि पेरेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो आप पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्वायर करिए इस P ने, तो इसका टेक्स्ट कलर वाइट, इस पर्टिकुलर P की मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ, स्टाइल इक्वल टू स्पेसिफाई कर दी फॉन्ट साइज, क्या करना चाहते हो सर 30 पिक्सल, बस का फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो इसका मैंने इस पर्टिकुलर P की भी इनलाइन स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इस P ने इनहेरिट करी अपने पेरेंट एलिमेंट से, और इस P की जो स्टाइलिंग है वो है आपकी इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। अब बात आती है क्या कि सर इनहेरिटेंस समझ में आता है, CSS इनहेरिटेंस। अब बात आता है क्या कि सर लास्ट रूल क्या होता है CSS के अंदर, लास्ट रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी हम देख लेते हैं इसको। लास्ट रूल ये चीज़ क्या होती है कि चलो अब मैं डिव को हटा देता हूँ, अपनी पूरी स्टाइलिंग लिखता हूँ, नई एक फाइल बना लेते हैं, तो ये पुरानी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं,
इस div को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी मेरा HTML एलिमेंट बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो मैंने लिखा H1 हे हाउस यू। ठीक है, तो नॉर्मल जो इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। देन आपने लिखा P पैराग्राफ लॉरम 10 कंट्रोल ई। तो मैंने इसलिए आपको पहला वीडियो बताया था जिसमें मैंने एमेट वेमेट का सबका यूज़ बताया था, तो मैं एमेट की हेल्प से इसको जनरेट कर रहा हूँ टेक्स्ट को। तो P देन फिर आपने H1 लिखा जयपुर। ठीक है, अब बात करते हैं सर लास्ट रूल क्या होता है। जैसे मैंने पहले H1 की स्टाइलिंग प्रोवाइड करी, मैंने कहा इसका टेक्स्ट कलर कर दे वाइट, बैकग्राउंड ग्रीन। ठीक है, टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड ग्रीन। देन उसके बाद हमने कहा P पैराग्राफ की कलर रेड। ठीक है, फॉन्ट साइज कर दे 30 पिक्सल, इसके बैकग्राउंड को कर दो ग्रे। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपका, इसके टेक्स्ट कलर को भी कर देते हैं चलो वाइट। ठीक है, तो ग्रे बैकग्राउंड कलर वाइट। अब लास्ट रूल मैंने क्या H1 की फिर से स्पेसिफाई कर दी। मैंने कहा कलर इसका कर दो रेड और बैकग्राउंड कर दो इसका ग्रीन। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे आपने लिखा तो ये होता है क्या कि अगर आपने किसी एलिमेंट की स्टाइलिंग अप्लाई करी, आपने उसको फिर से रीडिफाइन कर दिया, फिर से उसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी, तो लास्ट रूल कहता है कि जो लास्ट वाली स्टाइलिंग है वो आपके इस हर एलिमेंट पे अप्लाई होगी पूरे पेज के ऊपर। तो देखो मैंने पहले H1 की स्टाइलिंग करी थी कलर वाइट बैकग्राउंड ग्रीन, फिर से मैंने H1 को रीडिज़ाइन उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको वापस से H1 को सेलेक्ट किया कलर। तो अब मेरे पूरे HTML पेज पे लास्ट वन जो लास्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। तो लास्ट रूल यही बताता है क्या, ऑलवेज यूज्ड लास्ट स्टाइल फॉर एवरी एलिमेंट ऑन दैट पेज। कि अगर आपने एक से ज़्यादा बार स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है तो जो लास्ट स्टाइलिंग है आपके एलिमेंट की वही पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आपका कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन, तो जितनी भी H1 है तो ये लास्ट जो आपकी स्टाइल थी वो आपके पूरे H1 पे अप्लाई होगी। तो इसलिए जब हम कभी डिबग करते हैं अपने वेब पेज को कि भाई मैं H1 की स्टाइलिंग अप्लाई की लेकिन आगे जगह चेंज होगी, तो उसका मतलब हमें क्या कि हमने H1 की स्टाइलिंग मोर देन वन स्पेसिफाई कर दी, तो जो लास्ट स्टाइलिंग है वही अप्लाई हुई। तो सबसे ज़्यादा लास्ट में जाके देखना उस पर्टिकुलर एलिमेंट की स्टाइलिंग वही आपकी अप्लाई होगी। दिस इज द लास्ट रूल। ठीक है, अब बात आती है क्या कि सर अगर मैं जनरली पूरे वेब पेज को एक कॉमन स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहता हूं, तब आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। वो होता है एस्ट्रिक। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर कि आप पूरे पेज को एक कॉमन स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर एलिमेंट में पूरे पेज की कॉमन स्टाइलिंग करना चाहते हो। तो जैसे मैंने इसको हटाया सब कुछ, अब मैंने लिखा एस्ट्रिक यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब मैंने कहा इसका कलर कर दे रेड, कलर तो चलो वाइट ही रहने देते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं रेड। ठीक है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके, अब देखो तो इसका क्या हुआ, एस्ट्रिक है यूनिवर्सल सेलेक्टर पूरे पेज पे लगेगा, तो पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया रेड, टेक्स्ट कलर क्या हो गया वाइट, और फॉन्ट साइज क्या कर दिया 30 पिक्सल। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब कि इसका यूज़ क्या होता है जब भी आप पूरे पेज को कॉमन कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ चलो कि भाई इसके अंदर जब भी एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में मार्जिन कितना रखें, हमने कहा 20 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग मार्जिन 20 पिक्सल, बॉर्डर कि हर एलिमेंट के लिए बॉर्डर आप करना चाहते हो तो आपने कहा 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कि हर एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर दें। ठीक है, तो पहले एलिमेंट के बॉर्डर, पी के बॉर्डर, लॉरा हिसाब का तो थर्ड वन है H3 H1 उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर, फिर फाइनली बॉर्डर आपका बॉडी का, फिर फाइनल। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तब आप इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हो। इसको रिमूव किया,
तो हमें सीधा दिखाई देता है कि भाई अगर आप सब एलिमेंट पे कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो यूनिवर्सल सेलेक्टर बेस्ट प्लेस है। तो इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का हम यूज़ क्या करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हर पेज के अंदर कुछ कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना, कि आप इस पेज के अंदर कि पहला पेज, दूसरा, आपकी जब वेब एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हो तो आपकी वेब एप्लीकेशन में मोर देन 1 पेजेस हैं आपके, कि भाई आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, व्यू विथ आपकी बहुत ज़्यादा है, कि आपके 5-7 सेक्शन आपने क्रिएट किए, तो आप हर सेक्शन पर अगर कुछ कॉमन स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब एस्ट्रिक, इसके अंदर जो आप स्टाइलिंग अप्लाई करोगे वो हर पेज पे अप्लाई होगी आपकी। सर समझ में नहीं आया इसको कैसे करें, हमने कहा चलो देखते हैं। तो मैं अब यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ, 2-3 पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिमूव किया, मैंने लिखा डिव कंट्रोल ई हे हाउस यू, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिव, मैंने कहा इसकी हाइट कितनी हाइट हो, देखो विथ तो 100% ऑक्यूपाई, क्योंकि ब्लॉक है, डिस्प्लेस की क्या प्रॉपर्टी क्या, ब्लॉक लेवल, तो विथ तो पूरी लेगा। मैंने हाइट का 100 व्यू हाइट, कि जितनी स्क्रीन है उतनी हाइट ले ले डिव, ठीक है। चलो इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो आपका ये बॉर्डर क्रिएट कर दिया हमने डिव एलिमेंट के अंदर। मार्जिन दिया था, इसको मार्जिन को कर देते हैं चलो 0 के स्टार्टिंग से, चलो मार्जिन 0, तो देखो आपका 0 मार्जिन, ये बॉर्डर आपका क्रिएट हो गया। व्यू हाइट आपने बोली कि 100%, तो पूरा ब्लॉक ले लिया। अब मैंने दूसरा डिव लिया, ठीक है दोस्तों, इसको बोल दिया SKIT, या इसको बोल दिया आपने जयपुर। इसमें मैंने ID असाइन कर दिया, ID = PP1, ओके। तो हम गए ID PP1, ठीक है, बैकग्राउंड कर दिया ग्रीन। अब देखते हैं, देखो हर डिव एलिमेंट के अंदर जो आपने दी कॉमन प्रॉपर्टी क्या, 100 व्यू हाइट। तो पहले इसने 100 व्यू हाइट मतलब जो आपकी स्क्रीन दिखाई देती है, ये पूरी स्क्रीन जो भी आपकी डिवाइस पे विजिबल है, ठीक है। तो इसने पहले पूरी स्क्रीन दे दी, रेड कलर का डिव टैग क्रिएट कर दिया। जब आप नीचे मूव करते हो देखो ये ग्रीन कलर का आ गया जयपुर, ठीक है। तो ये सेकेंड आपका सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो ये डिव व्यू हाइट। अब मैंने कहा कॉमन स्टाइलिंग आप करना चाहते हो, जैसे मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में भेजना चाहता हूँ कि जो आपने डिव के अंदर टेक्स्ट लिखा है वो सेंटर में चला जाए, तो मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रुको इसको। तो देखो आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखती है, सेंटर चला गया हॉरिजॉन्टली। आप वर्टिकली भी भेजना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो दोस्तों, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। जब मैं फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाऊंगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू मैं इसको दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैंने इस एस्ट्रिक के अंदर लिखा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को सेंटर में भेज दिया सारे सेक्शन के लिए, जितने भी आपने डिव टैग बनाए होंगे। चलो तीसरा टैग भी बना देते हैं डिव, इसको असाइन कर देते हैं PP2, इसको कॉपी किया Ctrl+Shift+D 2 और इसका कलर कर दिया ब्लू, ओके। तो अब आपके 3 सेक्शन, तीनों में एस्ट्रिक यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मार्जिन सबका 0 होगा, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, बैकग्राउंड आपका रेड था लेकिन आपने ओवरराइट कर दिया, तो इस बैकग्राउंड को मैं हटा ही देता हूँ, या चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले का बैकग्राउंड रेड, दूसरे का ग्रीन, फिर तीसरे का ब्लू। देखो हाइट सबकी 100 व्यू हाइट, मतलब आपकी जितनी स्क्रीन पे दिखती है उतनी व्यू हाइट आपके लिए हर ब्लॉक के लिए उसने क्रिएट कर दी, ओके। तो ये होता है हैंड हाइट का जो एक्टिव प्रॉपर्टी है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरा काम क्या था, मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेलेक्टर। जब आप हर सेक्शन पे कुछ कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तब हम इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी CSS इनहेरिटेंस कि जो आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड एलिमेंट को इनहेरिट हो जाती है, आप चाहो तो उसको ओवरराइट कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर दैट, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिटी, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी मतलब क्या,
अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है एक्चुअल में ये। अब मैं ये सबको हटा देता हूँ, ये सब गायब कर देते हैं डिव टैग आपके। स्पेसिफिसिटी देखते हैं हम क्या होता है बेसिकली। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर लिखा पी लॉरम टैग लिख दिया, लॉरम 10 कंट्रोल ई, एक और पैराग्राफ बना दिया, लॉरम 5 लिख देते हैं, चलो कंट्रोल ई, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिसिटी क्या बोलता है कि सबसे पहले मैंने डिव लेवल पे स्टाइलिंग की, मैंने कर दिया कलर रेड, तो देखो टेक्स्ट कलर रेड हो गया, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, कि भाई इसका सबका फॉन्ट साइज बढ़ा दे 30 पिक्सल कर दें, ठीक है। इसका कर देते हैं कलर, टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड रेड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने सबसे पहले डिव की स्टाइलिंग प्रोवाइड करी, तो ये पेरेंट एलिमेंट था, तो इसकी प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट कर ली इसकी चाइल्ड एलिमेंट पैराग्राफ जो आपके थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने भाई पी के अंदर भी उसकी एक्सप्लिसिट स्टाइलिंग यूज़ की। मैंने क्या कहा, मैंने इसके अंदर एक क्लास बना दी, क्लास PP1, आईडी दे दी इसको P1 आईडी दे दी, चलो ठीक है। अब मैंने पी डिव की स्टाइलिंग प्रोवाइड की, तो इसकी स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट सबने पी ने पैराग्राफ दोनों ने एक्वायर कर ली पेरेंट से, भाई CSS इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है। अब तो ये स्पेसिफिसिटी क्या बोलता है कि आपने क्लास बोला PP1, मैंने इसका कर दिया बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। तो जैसे ही आपने बोला भाई पेरेंट से इनहेरिट की थी, चाइल्ड ने अपनी क्लास लेवल पे इसको ओवरराइड कर दिया, तो बैकग्राउंड इसका कर दिया ग्रीन। अब अगर आईडी भी है, आपने कहा भाई इसके अंदर इस एलिमेंट पे तो आपने आईडी भी अटैच कर रखी है, मैंने आईडी दी, मैंने कहा बैकग्राउंड ब्लू, देखो। तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हो पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो जैसे डिव की जो ये प्रॉपर्टी है, देखिए ये सारे चाइल्ड पे अप्लाई करेगी, ठीक है। अब आपने पर्टिकुलर, अब मैं स्पेसिफिक, इस पी की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो इसके जो ज़्यादा क्लोज होगी पी एलिमेंट की, भाई पी में आपने क्लास भी स्पेसिफाई करी और आईडी भी स्पेसिफाई करी, तो जो पर्टिकुलर पी जो आपका टैग है जो उसके नियरेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट जो है, वो स्टाइल आपके इस पे एलिमेंट पे अप्लाई होगी। तो जो पर्टिकुलर मैंने बोला कि आईडी और क्लास में कौन स्पेसिफिक है, तो हमने बोला था कि आईडी पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पेसिफिक यूनिक होती है, तो मोर क्लोज एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है दोस्तों, आपकी आईडी की एट्रीब्यूट। तो जो आईडी में आपने स्टाइल अप्लाई की वही आपके इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। अब सर कहते हैं सर लास्ट रूल क्या होता है, इसको करा कंट्रोल X कंट्रोल V। लास्ट रूल होता है कि जब आप सेम एलिमेंट पे मोर देन वन आपने स्टाइल स्पेसिफिक डिफाइन की है, तो लास्ट वाली जो स्टाइल है वो अप्लाई होती है। ये स्पेसिफिसिटी क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक है, कि डिव की जो स्टाइलिंग है, ये डिव की ये सब पी पे भी चलेगी। अगर मैं इसके अंदर H1 लिखूंगा, H1 कोड गैलेक्सी, ये उस पर भी अप्लाई होगी, सब पे अप्लाई होगी स्टाइल तो। लेकिन जो स्पेसिफिक एलिमेंट की वो ज़्यादा जो उसके क्लोज होगी, जैसे पी है, अब इस पी पे पहले पेरेंट से इनहेरिट हुई, लेकिन फिर आपने इसके साथ अटैच कर दिए क्लास और एक आईडी, तो आईडी इस एलिमेंट की यूनिक है। तो जो आपने आईडी में क्लास स्टाइल अप्लाई किए, स्पेसिफाई किए, वो स्पेसिफिक टू दिस पी है पैराग्राफ, तो इसमें जो भी आप स्टाइल अप्लाई करोगे वो इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि जब आप एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा इनहेरिट होकर प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो जो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो वाली स्टाइल उस एलिमेंट पे अप्लाई होती है। इसका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया, मैं कर देता हूँ इसका फॉन्ट साइज थोड़ा घटा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो गया, बैकग्राउंड इसका ब्लू हो गया। तो ये होती है स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा, CSS इनहेरिटेंस कि जब पेरेंट को स्पेसिफाई किया तो उसके चाइल्ड एलिमेंट बाय डिफॉल्ट उसकी CSS प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं।
लास्ट रूल क्या हमने बताया कि जब भाई मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट पे आपने एक से ज़्यादा बार स्टाइल स्पेसिफाई कर दी, डिफाइन कर दी अपने HTML पेज में, तो जो लास्ट अप्लाई किया आपने स्टाइल वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फिर हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब कि जब आप कुछ कॉमन स्टाइलिंग आप अप्लाई करना चाहते हो हर सेक्शन के ऊपर अपने वेब पेज पे, क्योंकि आपके पेज में मोर देन वन सेक्शन होते तो आप हर सेक्शन पर अगर कुछ कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तब हम यूज़ करते हैं इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का। स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि भाई आपके किसी भी एलिमेंट पे कि भाई आपके पास स्टाइल एक तो पेरेंट से इनहेरिट होके आई, एक आपकी पर्टिकुलर थी, आपकी कुछ है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो जो नियरेस्ट होता है सबसे जो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो वाली स्टाइल आपकी अप्लाई होती है। तो इस पर्टिकुलर पी के लिए स्टाइल कौन सी अप्लाई होगी जो उसकी स्पेसिफिक है, तो नियरेस्ट कौन सी होती है आईडी, तो जो आईडी वाली आपकी स्टाइल है P1 वाली वो आपके इस पी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये 3-4 रूल होते हैं आपके। तो ये था बेसिकली आपका CSS का बेसिक इंट्रो कि बस CSS के अंदर सबसे पहले किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सेलेक्ट कैसे करते हो, तो उसके लिए हमने टाइप्स ऑफ सेलेक्टर पढ़ा, बेसिक सेलेक्टर्स कि पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे सेलेक्ट किया जाए, आईडी, क्लास। फिर हमने करा कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट को कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तब हमने पढ़ा ग्रुपिंग कैसे करते हैं भाई सेलेक्टर्स की कि एक से ज़्यादा एलिमेंट पे कॉमन स्टाइलिंग है। फिर हमने पढ़ा डिस्प्ले प्रॉपर्टी, थोड़ा सा देखा इसका इंट्रो कि जो भी HTML के अंदर आप एलिमेंट लेते हो या तो वो डिस्प्ले ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, या इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हर बार न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, पूरी विथ ऑक्यूपाई कर लेगा आपकी स्क्रीन की। इनलाइन क्या होता है, जितना कंटेंट है उतनी विथ ऑक्यूपाई करता है। फिर हमने पढ़ा CSS इनहेरिटेंस, क्या कि जब आपने किसी पेरेंट एलिमेंट को कुछ स्टाइल प्रोवाइड कर दी तो उसके चाइल्ड उस प्रॉपर्टी स्टाइल को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे मैं डिव पेरेंट एलिमेंट था, इसको स्टाइल अप्लाई किया तो डिव के अंदर जो भी एलिमेंट हो उस पर बाय डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो तो आप ओवरराइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसको, ठीक है। तो ये आपका भी था बेसिक इंट्रो कि भाई CSS में एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा क्या कि जो हम बात करते हैं फॉन्ट साइज, कि जो मैंने लिखा जैसे यहाँ पे लिखा बार बार फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ये पिक्सल के फॉन्ट साइज के की प्रॉपर्टी जो होती है फॉन्ट साइज, इसको आप वैल्यू कितने तरीके से असाइन कर सकते हो, पिक्सल फॉर्म में, REM फॉर्म में, EM फॉर्म में, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉन्ट साइज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो था। आपको स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ CSS के अंदर मैं बेसिक आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा, कोई इशू नहीं है आपकी। देन उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स इतने होंगे जो आपको कहीं इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। आप कम से कम 20 to 25 प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे CSS में, जिससे आपको CSS बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसकी हर प्रॉपर्टी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फॉन्ट साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वैल्यू, पिक्सल फॉर्म में, EM फॉर्म में, REM फॉर्म में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।